सेहवान आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं यूपी पुलिस का टॉप 30 जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज, ये आपका जो 5 क्वेश्चन होगा वो आपके करंट अफेयर से होगा। 5 क्वेश्चन जो होगा वो आपके स्टैटिक जीके से होगा। 5 क्वेश्चन जो होगा वो आपकी ज्योग्राफी से होगा। 10 क्वेश्चन जो होगा वो हिस्ट्री से होगा। और 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है वो एंशियंट हिस्ट्री भी होगा। उसके बाद अगर बात करें मेडाइवल हिस्ट्री भी होगा। उसके बाद अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री भी होगा। ये आपका 10 क्वेश्चन यानी कि इस 3 हिस्ट्री से जो है वो आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन जो होगा वो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन होगा गाइस। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो टॉप 30 जी के जीएस का एमसीक्यू है ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं दूसरी बार बोल रही हूँ तो प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा एंड रिवीजन जरूर करिएगा गाइस। तो चलिए इसे बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस यूपी पुलिस का टॉप 30 जीके जीएस का एमसीक्यू एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। तो लिखा है कि देख लिया मेरी आंखों में तो तुम घबरा जाओगे। देख लिया मेरी आंखों में तो तुम घबरा जाओगे, जुनून जीत का इतना होगा कि तुम खुद पीछे हट जाओगे। तो गाइस कितना ये है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा करेंट अफेयर का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हाल ही में एल्युमिनियम उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो अभी जो है इसका रैंकिंग हुआ है, तो एल्युमिनियम उत्पादन में जो है वो भारत जो है वो कितने नंबर पे है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहले नंबर पे, ऑप्शन बी तीसरा नंबर पे, ऑप्शन सी दूसरा नंबर पे, या ऑप्शन डी चौथा नंबर पे। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत जो है वो एल्युमिनियम उत्पादन में जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना है। अगर बात करें दूसरा जो बना है वो तो हमारा भारत बना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पहला जो है वो कौन बना है, तो पहला आपका जो है वो चीन। चीन चीन जो है ये आपका जो है वो पहला बना है। उसके बाद बात करें अगर तीसरे नंबर की, रूस रूस जो है वो तीसरे नंबर पे जो है वो एल्युमिनियम उत्पादन में बना है। रूस जो है वो तीसरे नंबर पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे अगर पूछे तो चीन है। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछे तो भारत है। और तीसरे नंबर पे रूस है, ये आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके ऑप्शन है अनीता सहगल, ऑप्शन बी साधना सक्सेना नायक, ऑप्शन सी फातिमा वसीम, या ऑप्शन डी स्तुति सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चिकित्सा सेवा में पहली महिला निदेशक के रूप में जिसे चुना गया है वो है साधना सक्सेना। और किसमें चुना गया, यानी आर्मी में जो है, आर्मी में यानी कि आर्मी में जो है चिकित्सा सेवा में जो पहली महिला निदेशक के रूप में चुना गया वो साधना सक्सेना को चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। तो जो यूपीएससी में है, यानी कि यूपीएससी में जो है नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे चुना गया, आपके क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रीति सूदन, ऑप्शन बी संतोष कुमार, ऑप्शन सी सैयद अकबरुद्दीन, या ऑप्शन डी स्तुति सिंह। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रीति सूदन को जो है वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो है ये हमारी प्रीति सूदन मैम है गाइस। और ये है ना 1983 बैच की जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थी, वही जो है ये रिटायर होकर जो है नए अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है। तो याद रखिएगा कि 1983 की जो है वो आईएएस जो है अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रति वर्ष जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है गाइस डब्ल्यू जो है, ये जो डब्ल्यू जो है होता है, जहाँ पे आप जो भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो डब्ल्यू डॉट जो भी होता है आगे जो भी -.com होता है ना गाइस, इस तरीके से जो इंटरनेट पे होता है, तो उसमें जो यही बोला गया है कि जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अगस्त को, ऑप्शन बी 2 अगस्त को, ऑप्शन सी 3 अगस्त को, या ऑप्शन डी 4 अगस्त को। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
एक अगस्त को जो है वो प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी 1 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है कब, तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो 3 तलाक वाला जो हुआ था वो 1 अगस्त 2019 को जो है ये खत्म हुआ था, 3 तलाक वाला, जो सुप्रीम कोर्ट इस पे ये सुनवाई की थी। तो इसीलिए इसे जो है मुस्लिम अधिकार दिवस के रूप में जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल जो लॉन्च हाल ही में किसने किया, तो इसको जो है किसने जो है वो लॉन्च किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 का जो पोर्टल जो है वो लॉन्च किया, वो किसने किया, तो ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमित शाह, या ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने ही राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान है ये कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे वर्तमान में जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन है, ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये शिक्षा मंत्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें इनके द्वारा जो है वो प्रशिक्षुओं को जो है वो 100 करोड़ का वजीफा वितरित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना के तहत। इन्होंने इसको जो लॉन्च किया वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। अब यहाँ से जो है वो 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के रहेंगे गाइस। तो आपसे क्वेश्चन 6 कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है राजमुंदरी, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी लखनऊ। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैसूर में जो है वह हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद राजमुंदरी की बात करें तो यहाँ जो है वो तंबाकू जो है, यहाँ जो है तंबाकू केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है वो राजमुंदरी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें लखनऊ गन्ना अनुसंधान जो है वो लखनऊ में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो है वो आपके लखनऊ में। उसके बाद अगर बात करें चेन्नई में तो चमड़ा उद्योग जो है ये वो कहाँ है, चमड़ा अनुसंधान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चमड़ा अनुसंधान जो है वो चेन्नई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम से, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम से, ऑप्शन सी कथकली से, या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम से जो है वो रुक्मणी देवी का संबंध है। और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु का कौन सा नृत्य ये है, तो भरतनाट्यम है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन नृत्य भी है वो हमारा भरतनाट्यम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन नृत्य के बारे में अगर पूछे कि सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो ये भी हमारा जो है वो भरतनाट्यम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है जो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार का यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये इस तरीके का पुरस्कार होता है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फिल्म क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य क्षेत्र में, ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको डॉक्टर ना भी हो, सीधे बीसी राय पुरस्कार आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। उसके बाद अगर साहित्य क्षेत्र में बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर साहित्य क्षेत्र में पूछेगा इसमें कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें पत्रकारिता में तो
पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर फिल्म क्षेत्र में बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो देविका रानी रोनी को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कब मिला था इनको? 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें बीसी राय पुरस्कार की तो 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि धुंची नृत्य इनमें से किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल का जो है वो धुनुची नृत्य है। धुनुची नृत्य के अलावा अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो कीर्तन कीर्तन नृत्य भी जो है वो पश्चिम बंगाल का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान, घूमर घूमर जो है वो राजस्थान का है, ये तो सभी को पता होगा कि घूमर जो है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। उसके बाद अगर बात करें भवाई भवाई नृत्य भी जो है वो राजस्थान का है। उसके बाद अगर बात करें पनिहारी नृत्य भी जो है वो राजस्थान का है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पनिहारी नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो वो ये भी जो है वो राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें गुजरात का तो गुजरात का हो गया गरबा डांडिया, ये सब जो है ये गुजरात का, ये भी आपको ध्यान रखना है कि गरबा और डांडिया नृत्य जो है ये गुजरात का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस छत्तीसगढ़ का सुआ सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सुआ नृत्य के बारे में पूछे ये कहाँ का है तो ये छत्तीसगढ़ का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है, ठीक है। तो पोंगल जो है वो किसका? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु का, ऑप्शन बी केरल का, ऑप्शन सी बिहार का या ऑप्शन डी झारखंड का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु का जो है वो पोंगल त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप 5 क्वेश्चन जो है वो आपकी ज्योग्राफी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि झील के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन बी टोपोलॉजी, ऑप्शन सी लिग्मोलॉजी या ऑप्शन डी पोटोमोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लिग्मोलॉजी जो है वो झील के अध्ययन को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सरसों के पौधे का कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य होता है। तो आपके ऑप्शन है बीज और पत्तियां, ऑप्शन बी फूल और बीज, ऑप्शन सी तना और फूल या ऑप्शन डी पत्तियां और फूल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके जो बीज होते हैं और जो पत्ते होते हैं ये जो है खाने योग्य होते हैं। जहाँ पे सरसों दा साग जो है वो बहुत ज्यादा फेमस भी है, उनकी पत्तियों से ही साग बनता है, ये सभी आपको पता ही होगा। तो सरसों का साग जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको पता होगा। तो जो सरसों के खाने योग्य जो भाग होता है वो बीज और पत्तियां होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक सकता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी को जो है वो सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये जो है मृदा की नमी को रोक सकती है, ये तो सबसे पहली बात है। उसके बाद अगर बात करें भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से 4 प्रकार की मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें 4 प्रकार जो है आपके यही है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके चारों प्रकार की मिट्टी जो है ये है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 प्रकार में कौन कौन सा? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, ये 4 प्रकार की मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस। अगर बात करें कि काली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में आपसे पूछ रहा है, और आपके ऑप्शन बी है सांबर झील जो कि राजस्थान में है,
ऑप्शन सी आपसे पूछ रहा है कि लोनार झील जो कि केरल में, या ऑप्शन डी चिल्का झील जो कि उड़ीसा में। तो गाइज अगर बात करें इसमें करेक्ट कौन है, तो कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में, ये करेक्ट आंसर है। सांबर झील जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो सांबर झील जो कि राजस्थान में, ये भी करेक्ट है। चिल्का झील जो है ये आपके उड़ीसा में, ये भी आपको पता है। लेकिन लोनार झील जो है वो केरल में नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ये महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में जो है वो आपका लोनार झील है, और ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो सांबर झील है, लेकिन लोनार झील भी आपके खारे पानी की झील है, और ये महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछे कि इसका जो है पृथ्वी जो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से जिस झील का निर्माण हुआ है वो है लोनार झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो स्थित है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में जो है इसका 80% भाग जो है वो पाया जाता है। अरावली पर्वत का जो है 80% भाग जो है वो आपका पाया जाता है राजस्थान। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्राचीन सबसे प्राचीन जो अरावली है ये सबसे प्राचीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन जो है वो कौन है, तो ये सबसे प्राचीन आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी है, और इसके बीच में जो ये है ये आपका गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर जो है ये है इसका ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंध्यान पर्वत है, और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, और इसके बीच से जो बहता है ये हमारा नर्मदा नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत टाइम पूछता है कि सतपुड़ा और पर्वत श्रेणी और विंध्यान पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय जो है वो कौन सा है, और यहाँ से आपका जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है वो आपका हिस्ट्री स्टार्ट है। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ऑप्शन बी संग्रहालय झांसी, आपके ऑप्शन सी है रामकथा संग्रहालय अयोध्या, ऑप्शन डी है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, वो आपका सबसे प्राचीन संग्रहालय, यानी कि सबसे संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे पुराना म्यूजियम है वो आपके लखनऊ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजकीय संग्रहालय जो है वो लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था, तो आपके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी बाबर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, औरंगजेब, ठीक है। मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक जो था वो औरंगजेब के समय था, और इन्हीं के मृत्यु के बाद जो है वो मुगल साम्राज्य बिखर सा गया, और उसके बाद मुगल जो है वो दो इसमें एक हो गया। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है वो बहुत कमजोर था। जो मुगल जब तक औरंगजेब थी तब तक जो है वो मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य था। तो उसके बाद जो है और इसी के समय औरंगजेब के समय ये मुगल साम्राज्य का जो विस्तार था वो सबसे अधिक हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद जो है एक चीज आप याद रखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा 1707 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 20 स्तंभों पर, ऑप्शन बी 22 स्तंभों पर, या ऑप्शन सी 24 स्तंभों पर, या ऑप्शन डी 26 स्तंभों पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि विशाल कक्ष की छत जो है वो कितने स्तंभों पर आश्रित थी, मोहनजोदड़ो की स्नानागार की, ठीक है। तो जो थी वो 20 स्तंभों पर आश्रित थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 स्तंभों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे, तो आपके ऑप्शन है जजिया, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी बलि, या ऑप्शन डी लगान। सो गाइस लगान जो है वो ब्रिटिश काल के समय में जो है वो वसूला जाता था। जजिया कर जो है वो अकबर के समय में
तो वैदिक काल में जो जो कर वसूला जाता था उसे बलि कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम आदि के केंद्र जो है वो किसके हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रासायनिक उद्योग के, ऑप्शन बी कपास और कपड़ा उद्योग के, ऑप्शन सी लोहा और इस्पात उद्योग के, या ऑप्शन डी चीनी उद्योग के। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोहा और इस्पात उद्योग। यानी कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम जितने भी केंद्र है वो लोहा और इस्पात उद्योग के, यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें भिलाई का कि इसे किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा, यह भी ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी, या ऑप्शन डी भोगवा नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भोगवा नदी के किनारे जो है वो लोथल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किसके किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रावी नदी के, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन सा था। तो आपके ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी उज्जैन, या ऑप्शन डी नालंदा। सो इसके जो करेक्ट आंसर हो गए वो होंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को जो कहा गया है वो कौन सा कहा गया है। तो ऑप्शन ए उग्रवादी चरण, ऑप्शन बी उदारवादी चरण, या ऑप्शन सी गांधी युग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1885 से लेके 1905 को जो कहा गया है वो उदारवादी चरण कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है उदारवादी युग 1885 से लेके 1905 तक जो है वो उदारवादी चरण को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो बनी थी। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है वो बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो क्या था, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 1884 से लेके 1888 तक जो है इसका कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन का, और इसी समय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये भी याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में जो है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासक था। तो ऑप्शन ए मौर्य वंश का, ऑप्शन बी नंद वंश का, ऑप्शन सी कण्व वंश का, या ऑप्शन डी शुंग वंश का। तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो उत्तर भारत पर जिस राजवंश का शासन था वो था नंद वंश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान से मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका के संविधान से जो है वो मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकारों को जो है वो भाग भाग 3 में जो है इसे रखा गया है। तो मौलिक अधिकार जो है वो कितने भाग में है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो भाग 3 को, ठीक है, भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। और इसका जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी याद रखिएगा 12 से लेकर 35 तक है। और इस मौलिक अधिकार को 12 से लेकर 35 तक को अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं कि 12 से 35 में क्या क्या है। बहुत लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 में, लेकिन एग्जैक्टली उसमें क्या क्या कहा गया है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो चलिए इसे देखते हैं क्लियर पूरी तरीके से।
तो चलिए इस मौलिक अधिकार जो 12 से 35 में इसे अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो अगर 12 की बात करें तो 12 में जो है वो आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 13 की बात करेगा तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 के तहत जो है यह प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोला है कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का जो प्रावधान करता है वो अनुच्छेद 13 करता है। उसके बाद अगर बात करें समता का अधिकार जो है वो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद अगर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो ये जो है इसे आप अच्छे से समझिए कि समता का अधिकार जो है वो आपको 14 से 18 दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 दिया गया। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है वो 29 से 30 दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया। और इसे ही जो है अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है इसे संविधान क्या आत्मा कहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है किसी के द्वारा कोई भी जो है संसद के द्वारा कोई भी ऐसा बिल पास होता है जिससे कि किसी भी इंसान के जैसे लोगों पे मौलिक अधिकार पे इफेक्ट करेगा, तो वो सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसमें इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कितने से कितने तक है। तो या फिर आपसे पूछ सकता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने तक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, याद इसे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन्य एवं वन्य प्राणी विषय किसमें रखा गया, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वन्य एवं वन्य प्राणी विषय को जो है वो किसमें रखा गया। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस सूची में रखा गया। तो ये अगर इसके वन्य एवं वन्य प्राणी जो है वो आपके समवर्ती सूची में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची में कौन सा रखा गया है। तो समवर्ती में जो रखा गया है वो है वन्य एवं वन्य प्राणी। लेकिन इसमें बोला है कि किस संशोधन के अंतर्गत रखा गया। तो आपके ऑप्शन है 40वें संशोधन, ऑप्शन बी 24 में, ऑप्शन बी 42 में या ऑप्शन डी 35 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो वन्य एवं वन्य प्राणी विषय को जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद का लोकप्रिय सदन है। तो लोकप्रिय सदन कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा। लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि निचला सदन जो होता है वो कौन सा सदन होता है, तो निचला सदन जो होता है वो हमारा लोकसभा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि निचला सदन जो है वो लोकसभा होता है। राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ये कभी विघटित इसको नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल जो है 79 में दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। इस क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो है वो कौन थी। तो ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी सुंदरा भंडारे, ऑप्शन सी इंदिरा जैसी या ऑप्शन डी फातिमा बीबी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फातिमा बीबी जो है वो उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इस क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यह हमारा आखिरी प्रश्न है कि कौन सा प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को जो है वो निर्धारित करता है। वो कौन सा संविधान के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 82 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 104 के अंतर्गत या ऑप्शन सी अनुच्छेद 117 के अंतर्गत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का जो निर्धारित करता है वो कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 105। तो होपफुली गाइस ये सेशन आप लोगों को पसंद है। अगर प्लस पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और ये आपसे भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप सभी स्टूडेंट को जो है वो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।